आइए इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं और इस पेपर में हम चैप्टर प्रोबेबिलिटी के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पेपर का पैटर्न पता है कि इस ईयर्स जो आपके टर्म 2 में मैथमेटिक्स पेपर में 3 सेक्शंस रहेंगे। देयर आर द 3 सेक्शंस A, B, C। सेक्शन ए में हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, ईस्ट हमारे 2 मार्क्स के रहेंगे और सेक्शन बी में हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस ईच 3 मार्क्स के रहेंगे और सेक्शन सी में हमारे 4 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी की चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड हुए हैं, कितने कितने मार्क्स के इंक्लूड हुए हैं, सबसे फर्स्ट हम उनसे यदि हम इस सैम्पल पेपर की ब्लूप्रिंट को देखें तो हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सेक्शन ए में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और सेक्शन बी जिसमें हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें 2 क्वेश्चंस है। तो टोटल इस सैम्पल पेपर में प्रोबेबिलिटी चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे फर्स्ट यदि हम देखें तो सेक्शन ए में हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट whose chance of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4. What is the probability that the problem is solved? तो सबसे फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करें। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यहाँ पे यदि हम क्लास में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 स्टूडेंट्स को देखेंगे तो डेफिनेटली वो जो स्टूडेंट है वो सेपरेटली अपने दिमाग के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। मीन्स हमारा जो ईच इवेंट जो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड के द्वारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डेफिनेटली हमारी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। यदि कोई एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब आइदर वन और एनी 2 स्टूडेंट्स या ऑल 3 स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम और इसे हम निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार को सॉल्व करेंगे। मीन्स 1 माइनस नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमारा जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी आएगा ये हमारी प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम होगी। अब क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो हमारे इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको क्या डिफाइन कर रहा है फर्स्ट स्टूडेंट का 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हमारा क्या होगा 1 माइनस 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन हियर 1/3। सो इट इज 1 माइनस 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन है हमें 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/4। नाउ यदि हम इसे सॉल्व करें तो इट बिकम्स 1/2, 2/3 एंड 3/4. After solving, it becomes 1 minus 1/4. So it is 3/4. Hence, probability that at least one of them solve the problem or problem is solved is 3/4. अब हम इसके सेकेंड पार्ट यानी सेक्शन बी की ओर चलें तो उसमें हमारे प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चंस गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे गिवन है अ बैग कंटेन्स 5 white, 7 red and 8 black balls. If 4 balls are drawn one by one without replacement, then find the probability of getting all white balls. अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास हमको कंटिन्यू 1 by 1 बॉल को निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब हम एक बॉल निकालने के बाद अगेन उस बैग में हम वापस नहीं रखते हैं। हम ऐसी कितनी बॉल निकाल रहे हैं, 4 बॉल्स निकाल रहे हैं। तो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट हम बॉल निकालना चाहते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी किसको निकालना है कि हमारी ऑल बॉल्स वाइट हो, मीन्स फर्स्ट बॉल वाइट हो एंड देन सेकंड बॉल वाइट बॉल निकले जबकि फर्स्ट बॉल भी क्या निकल चुकी है, वाइट निकल चुकी है। देन थर्ड बॉल भी हमें वाइट बॉल ही चाहिए जबकि हमारी फर्स्ट 2 बॉल भी जो निकली है वो कौन सी बॉल निकली है, वाइट बॉल निकली है। सिमिलरली हमारी फोर्थ बॉल भी क्या होनी चाहिए, वाइट बॉल होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारी ऑल 4 बॉल्स व्हाइट बॉल निकालने की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये हमारा होगा दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मीन्स
व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी लिखें तो टोटल हमारे पास कितनी व्हाइट बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल को यदि हम काउंट करें तो 8 प्लस 7 इज 15 प्लस 5 इज 20। तो फर्स्ट व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमारी ये होगी। लेकिन अब हमारी कंडीशन आ गई कि हमारी सेकंड बॉल भी क्या होनी चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। लेकिन कंडीशनल हमको क्या गिवन है कि ए मीन्स ऑफ दैट ए इवेंट हो चुकी है, यानी फर्स्ट बॉल हमारी क्या हो चुकी, निकल चुकी है, व्हाइट बॉल निकल चुकी है। तो सेकंड बॉल भी हमारी क्या होना चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए। अगर हम देखें तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। और टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 19 हो जाएंगी। तो फर्स्ट बॉल व्हाइट होने के बाद अगेन सेकंड बॉल व्हाइट आने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, इट इज 4/19, क्योंकि जो हम बॉल निकालने के बाद अगेन हमारे बैग में हम पुट अप अगेन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी थर्ड कंडीशन अगेन क्या है कि इवेंट ए और बी हो चुके हैं, मीन्स कंडीशन हमको गिवन है प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट बॉल एंड सेकंड बॉल व्हाइट आ चुकी है, तो थर्ड बॉल व्हाइट आने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल हुआ 3 एंड टोटल बॉल हमारे पास कितनी हुई, 18। तो थर्ड बॉल व्हाइट बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इट इज 3/18। अगेन फोर्थ बॉल हमारी व्हाइट बॉल होना चाहिए कि हमारी फर्स्ट जो 3 बॉल हम ड्रॉ कर चुके हैं वो क्या होनी चाहिए, व्हाइट बॉल होना चाहिए। मीन्स इट इज ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस कि फोर्थ बॉल भी व्हाइट बॉल आए, कि जबकि हम जान चुके हैं कि हमारी फर्स्ट 3 बॉल क्या हो चुकी, व्हाइट बॉल हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास कितनी व्हाइट बॉल बचेंगी, 2 व्हाइट बॉल। एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल हमारे पास कितनी बचेंगी, 17। तो फोर्थ बॉल भी व्हाइट बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इट इज 2/17 होगी। तो मीन्स ये हमारी क्वेश्चन जो डिपेंड करता था वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई, ए मीन्स फर्स्ट चांस में व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट बॉल व्हाइट आ चुकी है, तो सेकंड बॉल भी हमारी व्हाइट बॉल आए, जबकि हम बॉल को उसमें अगेन क्या कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस करते हुए बनाते हैं। और यदि हम इन्हें सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आएगा 1/969 आएगा, जो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब सेक्शन बी के सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा इस पेपर सैम्पल पेपर में गिवन है। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक्चुअली 2 पार्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पे गिवन है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको गिवन है 1/4। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी बार मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन ए बार। तो ये हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस करता हुआ क्वेश्चन है। as we know that probability of a bar upon b bar अगर हमें डिफाइन करना है, तो probability of a bar upon b bar हम डिफाइन करते हैं कंडीशनल probability theorem। we know that it is probability of a bar intersection b bar upon probability of b bar and probability of b हमको given है 1/2। तो denominator terms probability of b bar हम simply 1 minus probability of b, इट मीन्स 1 minus 1/2 1/2 करके निकाल सकते हैं। अब हमारा एम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार निकालना। तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, अगर हम यहाँ पे डिमॉर्गन प्रॉपर्टी को लें तो ये एक्चुअली हमारा होगा ए यूनियन बी का होल बार के इक्वल होगा। डिमॉर्गन प्रॉपर्टी निकालें और हम प्रोबेबिलिटी थ्योरम इसको फॉलो करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल होगा। और अगेन हम प्रोबेबिलिटी के यहाँ पे थ्योरम को अप्लाई करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। नाउ यदि हम यहाँ पे पुट करें, हमको गिवन है probability of a is equal to 3/8, तो 1 minus 3/8 plus probability of b is equal to 1/2 and probability of a intersection b is equal to 1/4। और यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये जो हमारा आंसर आएगा इट इज इक्वल टू 3/8 के इक्वल आएगा। ओके, हमारा एम जो है एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं ये हमें देखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी बार हमारा होगा इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
बार इंटरसेक्शन बी बार हमने निकाला 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा, इट बिकम्स 3/8 मल्टीप्लाई 2/1, इट इज इक्वल टू 3/4। सिमिलरली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन ए बार को फाइंड आउट करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन ए बार जो वैल्यूज हमारी आएगी, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार के इक्वल होगी। सो इट इज इक्वल टू 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यदि हम फाइंड आउट करें तो it is equal to 1 minus 3/8. So it is equal to 5/8. Hence, when we solve it, 3/8 multiply 8/5 तो ये कैंसिल होके हमारा आंसर जो आएगा 3/5 के इक्वल आएगा। ओके, अब हम इस क्वेश्चन पेपर के 9 के सेकेंड पार्ट को देखते हैं, जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 dice are rolled. Let A, B, C are the event getting sum of 2 and getting sum of 3 and getting sum of 4 respectively. Then show that A is a sample event, B and C are the compound events, and A and B are mutually exclusive event. तो सबसे फर्स्ट यदि हम इन क्वेश्चंस को बनाएं तो हम देखें कि हमारे सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट यदि आप देखेंगे, यदि हम 2 डाइस को रोल करें तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, हम 2 डाइस को जब रोल करते हैं तो हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस 36 होता है। इन 36 एलिमेंट्स में जो हमारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, इट इज 1 1 एंड 1 2 एंड सो ऑन करते करते हम क्या ले सकते हैं, 6 6। इसमें यदि हम देखना है कि टोटल सम गेटिंग ए, मतलब इवेंट ए के में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, तो टोटल सम 2, मतलब ओनली 1 एलिमेंट्स आर देयर, क्योंकि 1 + 1 हमारा क्या होता है 2। और बी इवेंट को यदि हम डिफाइन करें तो सम 3 के लिए हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो इट इज 1 2 एंड सेकेंड इसी में ले लेंगे हम 2 और 1। और किसी भी अदर हमारे एलिमेंट जो सैम्पल पॉइंट्स इस सैम्पल स्पेस में इंक्लूड होते हैं उसमें टोटल सम हमारा 3 नहीं आता। एंड गेटिंग सम 4 के लिए यदि हम इवेंट सी को डिफाइन करें तो 1 2 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आएगा, इट इज 1 3 एंड देन 2 2 एंड देन नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 3 1। टोटल हमारे 3 एलिमेंट्स होंगे। अब फर्स्ट हमको क्वेश्चन शो करना है कि A इज ए सिंपल इवेंट। अब सिंपल इवेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इफ अ इवेंट कंटेन ओनली 1 सैम्पल पॉइंट, यदि इस इवेंट में केवल 1 सैम्पल पॉइंट इंक्लूड होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A ओनली 1 होता है, तो ये इवेंट हमारी सिंपल इवेंट कहलाती है। एंड द सेम इज बी एंड सी कंपाउंड इवेंट्स क्यों होंगी। एक 2 इवेंट्स हमारी कंपाउंड इवेंट्स तब होती हैं यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर सैम्पल स्पेस मोर देन 1 एलिमेंट्स इंक्लूड हो। तो यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी देखें तो 2 एलिमेंट इंक्लूड कर रहा है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी देखें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 3 इंक्लूड कर रहे हैं। यदि मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेट बी में 2 सैम्पल पॉइंट है, 3 सैम्पल पॉइंट्स इंक्लूड हो रहा है। Hence, यदि किसी सेट में मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट्स इंक्लूड हो तो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड द कंपाउंड इवेंट्स। नेक्स्ट हमको शो करना है ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो 2 इवेंट्स हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तब होती है जब उसमें कोई भी एलिमेंट्स हमारे कॉमन नहीं हो। सेट ए में अगर हम देखें तो 1 1 और 1 2, और सेट बी में 1 2 एंड 2 1 इंक्लूड है। इट मीन्स हमारा जो ए और बी का अगर हम कॉमन एलिमेंट्स देखें, इट इज अवर एम्प्टी सेट। इफ 2 सेट्स में यदि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन नहीं होते तो इस प्रकार जो इवेंट्स होती हैं वो हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाती हैं। हैंस ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं बिकॉज इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली एक साथ वन टाइम में एक समय में पॉसिबल नहीं है।